दोस्तों, हाल ही में भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे थे। उससे कुछ क्वेश्चन उठाए मैंने और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और कई एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को देखिएगा आप और याद करिएगा। काफ़ी क्वेश्चन कवर करूँगा इनके साथ में। पहला क्वेश्चन है, येलो केक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों प्राकृतिक यूरेनियम। इसका केमिकल जो फार्मूला होता है दोस्तों येलो केक का U3O8 होता है, जो दिखने में बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल पीला पीला, इसलिए ये इसे येलो केक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा कौन सा है? सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय होता है उसे हम कोरोना कहते हैं। इसे आप सूर्य की संरचना के द्वारा समझ सकते हैं। दोस्तों, सूर्य की जो संरचना है वो 6 परतों से मिलकर बनी हुई है। ये परतें निम्न आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। जो सबसे आंतरिक परत है उसे कोर कहा जाता है। फिर उसके बाद जो परत आती है रेडियोधर्मी क्षेत्र होता है वो। फिर उसके ऊपर एक और परत होती है सम्मान क्षेत्र की। फिर उसके ऊपर जो परत होती है प्रकाश मंडल होता है वो, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। फिर उसके ऊपर पांचवी परत जो होती है वर्ण मंडल की होती है, क्रोमोस्फीयर। फिर जो लास्ट परत होती है सबसे, वो सूर्य किरीट की होती है, जो कि हमारा आंसर है। सबसे बाहरी परत सूर्य किरीट होती है, जिसे कोरोना कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण में हमें सूर्य किरीट ही दिखाई देती है, जो चमकती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शांति निकेतन किसमें स्थित है? तो दोस्तों, शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कोलकाता से 158 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। आज शांति निकेतन का नाम विश्व भारती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व भारती कहाँ स्थित है या शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो दोनों ही पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और ये दोनों अलग ना होकर एक ही संस्था है। दोस्तों, ये शांति निकेतन का आपके सामने फोटो दिखाई दे रहा होगा। शांति निकेतन भवन है ये, इसे विश्व भारती कहते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जय हिंद का नारा किसने दिया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसमें एक पॉइंट बहुत ही समझने लायक है कि भारत को जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के सचिव और दुभाषीय जैनुल आबदीन हसन द्वारा दिया गया। कहीं कहीं पर आंसर इसका जैनुल आबदीन दिखता है, तो कहीं कहीं पर इसका आंसर SC सुभाष चंद्र बोस दिखता है। नेताजी ने क्या किया था? बस सुभाष चंद्र बोस जी ने इस नारे को प्रचलित किया था। मगर अगर एग्ज़ाम में आबदीन हसन दे रखा है तो आबदीन हसन को क्लिक करेंगे, वरना सुभाष चंद्र बोस को ही इसका उत्तर मानेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ आपको हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का फोटो दिख रहा होगा। उनके चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा है दोस्तों, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों, चौरी चौरा की घटना इतनी विख्यात है, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछी जाती है। तो दोस्तों, चौरी चौरा की जो घटना थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कहाँ हुई थी इसके बारे में जानते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था और वर्तमान में यह तहसील है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा चौरी चौरा क्यों फेमस है। ये आप देख रहे होंगे शहीद स्मारक चौरी चौरा की, इसका फोटो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, किसको आमतौर पर सरहदी गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार को सरहदी गांधी कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगी। तो दोस्तों, यहाँ आप इसमें फ़ोटो देख रहे हैं
होंगे गांधी जी के पास जो सीमांत गांधी हमारे हैं, इनका फोटो कितना बढ़िया स्माइल में दोनों का लग रहा है। ये हमारे देश के क्रांतिकारी है। जब भी आपसे पूछे कि सीमांत गांधी और किसे कहते हैं, तो सीमांत गांधी किसी और को नहीं, खान अब्दुल गफ्फार को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लैन का पूर्ण रूप क्या है। तो लैन, ये दोस्तों क्वेश्चन कंप्यूटर से दे रखा है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसके फुल फॉर्म जो है बहुत पूछी जाती है। इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने इसके साथ साथ कई और भी फुल फॉर्म ले लिए हैं इससे रिलेटेड। लैन से हो गया तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क, मैन से हो जाएगा MAN मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। लैन नेटवर्क के इस्तेमाल से एक छोटे से भौगोलिक एरिया में कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। तो दोस्तों लैन का उपयोग क्या है, एक छोटे से भौगोलिक एरिया में कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हम लैन का प्रयोग करते हैं। और मैन का प्रयोग कब करते हैं, तो मैन का प्रयोग हम नेटवर्क का इस्तेमाल हम एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए करते हैं। यह लैन से ज़्यादा एरिया कवर करता है। वैन नेटवर्क का इस्तेमाल हम एक देश को दूसरे देश या फिर पूरे विश्व को नेटवर्क से जोड़ने के लिए करते हैं। ये आप यहाँ चित्र देख रहे होंगे, इससे समझ पा रहे होंगे। जो आपके लेफ्ट हैंड पे लोकल एरिया नेटवर्क का चित्र दे रखा है, छोटे से एरिया में कई कंप्यूटर जोड़ रखा है। और बीच में जो दे रखा है, एक बड़े से एरिया में कंप्यूटर जोड़ रखा है और कई शहरों को जोड़ रखा है, ये वैन के द्वारा। तीसरा चित्र आप देख रहे होंगे इसमें। आप इस चित्र से आराम से समझ पा रहे होंगे इनकी कार्यविधि को। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी का व्यास किस पर अधिक होता है। तो पृथ्वी का व्यास जो है दोस्तों भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, इसका कारण जानेंगे। देखो विषुवतीय रेखीय व्यास है इसका, तो वैसे तो 12,756 किलोमीटर विषुवतीय, यानी जो आपकी भूमध्य रेखा है उसका व्यास जो है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय जो व्यास है 12,714 किलोमीटर है। ये ध्रुवीय पर क्यों आखिर इतना कम है दोस्तों, दरअसल पृथ्वी जो है हमारी वो ध्रुवों पर चपटी होती है और भूमध्य रेखा पर तो जाहिर सी बात है सही होती है, मगर ध्रुवों पर चपटी होती है। इसलिए इसकी जो है दूरी एक भूमध्य ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक कम हो जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास है अधिक होता है और ध्रुवों पर कम होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अन्न पाचन के लिए पेट में किस अम्ल को श्रावण होता है। यानी अन्न के पाचन के लिए पेट में किस अम्ल का श्रावण होता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl भी कहते हैं। अमाशय में भोजन के पचने पर अमाशय की मोटी भित्तियों में पेशीय संकुचन होता है, जिससे भोजन मसलता जाता है। अमाशयी ग्रंथियों में जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का श्रावण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के माध्यम को अम्लीय कर देता है तथा भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये HCl के उपयोग हो गए। और HCl जो होता है हमारे पेट में अमाशय में निकलता है। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। आप देख पा रहे होंगे जब हम भोजन खाते हैं तो मुख से ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका से ग्रसनी में जाता है। तो जब ग्रसिका से ग्रसनी की तरफ से अमाशय के लिए जब भोजन चलता है तो इस गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। फिर अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में पहुंचने के बाद पित्ताशय और यकृत से कुछ रस निकलता है और अग्न्याशय से कुछ रस निकलता है, जो हमें छोटी आंत में मिलता है जाकर। फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाता है और बड़ी आंत के बाद मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो भोजन किस प्रकार पचता है, निकलता है, आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, पूना पैक्ट कब हुआ और पूना पैक्ट किसके बीच में था, ये आपको जानना है। यहाँ पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ है दोस्तों। 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट को सील कर दिया गया था। गांधी जी दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन
मंडल देने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ उपवास कर रहे थे। इस समझौते से अनशन समाप्त हुआ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो। गांधी जी और अंबेडकर साहब का जो फोटो है, इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पर आपको 2 और क्वेश्चन मिल गए हैं कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जो राज्यसभा है उसके प्रत्येक सदस्य की अवधि होती है 6 वर्ष। उसके बाद वह सेवानिवृत्त हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये आपको राज्यसभा दिख रही होगी। कुछ लोग सीधे हाथ पर बैठे हैं, कुछ लोग आपके बाएं हाथ पर बैठे हैं। सभापति सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए। ये आपकी राज्यसभा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ये हाल ही में आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। जाहिर सी बात है, जब आरआरबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो अन्य एग्जामों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। अयस्क क्या होता है दोस्तों? उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें खनिज हो, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है दोस्तों। अयस्क जो हम प्राप्त करते हैं वो किसी विशेष जगह को खनन करके प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके हम महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त कर लेते हैं उनमें से, जैसे कि लोहा चांदी वगैरह हो गया। तो मैंने यहाँ पर प्रमुख धातुली तत्व लिए हैं, उनके अयस्क ले रखे हैं। तो यहाँ पे याद करना आप, लोहा जैसे है, लोहा का एक अयस्क होगा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तांबे के हो गए कॉपर पायराइट और मैलेकाइट। कैल्शियम के हो गए डोलोमाइट और जिप्सम। और मैग्नीशियम के हो गए डोलोमाइट और मैग्नीशियम। ये आप अयस्क को याद कर लें, यहीं से क्वेश्चन फंसता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाहरी हिमालय को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो बाहरी हिमालय को किसके रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला है, जो कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसको आप इस चित्र के हिसाब से समझ पा रहे होंगे। हिमालय जो हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। आयु के आधार पर देखेंगे तो सबसे ऊपर है बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय कहते हैं। फिर लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहते हैं। फिर शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय के बारे में थोड़ा जाने तो इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यह हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर हिमालय को आयु के आधार पर वर्गीकृत किया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आंत्र। आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होता है। इसके साथ ही मैंने कई और रोग लिए हैं, इसको आप पढ़ेंगे। जैसे डिप्थीरिया हो गया, ये हमें श्वास नली को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा हो गया, ये आँख को प्रभावित करता है। मलेरिया हो गया, ये तिल्ली व रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क की एक बीमारी है। हर्पीज त्वचा को प्रभावित करता है। टेटेनिस जो होता है वो तंत्र का तंत्र। कोल्ड, रेबीज, पोलियो, ये सभी तंत्र का तंत्र को प्रभावित करते हैं। जबकि चेचक जो होता है वो पूरे शर को प्रभावित करता है। तो आई होप आप इन क्वेश्चनों से काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और वीडियो को बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।